हवा है ठंडी, मौसम है प्यारा और स्वीकार कीजिए नमस्कार हमारा। डीडी राजस्थान के प्रोग्राम अलबेलो राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शालू, शुरुआत करते हैं सुबह की। बिल्कुल, और सुबह की शुरुआत तब बेहतरीन होती है या तब सफल होती है जब हमारे तन के साथ में हमारा मन भी स्वस्थ होता है, सुंदर होता है, और सुंदर विचारों से ही दिन की शुरुआत अच्छी होती है और दिन अच्छा जाता है। तो आज का विचार है कि हर सुबह एक नया अवसर है, इसे खूबसूरती से जिएं। और अब आगे बढ़ते हैं, इतिहास में क्या कुछ घटा था आज के दिन इतिहास के पन्नों से में। वर्ष 2007 में आज ही के दिन सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में लगातार लंबे समय तक रहने वाली महिला बनी थी। उन्होंने अब तक 286 दिन का समय वहाँ पूरा किया है और लगभग 62 घंटे और 6 मिनट तक लगातार वो रह चुकी हैं। 2008 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। और आगे चलते और बात करते हैं कि वर्ष 1920 में आज ही के दिन हिंदी फिल्मों के महान गायक और संगीतकार हेमंत कुमार का जन्म हुआ था। आपने बंगला और हिंदी के साथ साथ कई अन्य भारतीय भाषाओं में गाने गाए थे, जिसमें मराठी, गुजराती, उड़िया, असमीज, तमिल, पंजाबी, भोजपुरी और कोंकणी आदि शामिल हैं। आप एक आर्टिस्ट भी थे। आपने हिंदी फिल्म म्यूजिक में बहुत बड़े योगदान दिए हैं। रबींद्र संगीत और कई अलग प्रकार की विधाओं में भी आपने महारत हासिल कर रखा था और इन्हें 2 नेशनल अवार्ड्स फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1987 में भी नॉमिनेट किया गया था। साथ ही पद्म विभूषण के लिए भी इन्हें नॉमिनेट किया गया था, जिसके लिए इन्होंने शायद मना कर दिया था। पद्मश्री और पद्म विभूषण दोनों ही उनको सम्मान दिए गए थे, लेकिन उन्होंने उसे मना किया। पद्म भूषण के लिए विशेष तौर से, बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते हैं आर्किटेक्चर की। चार्ल्स कोरिया फेमस आर्किटेक्चर रहे हैं हिंदुस्तान के, जिन्होंने एक एस्थेटिक्स को नई डायमेंशन दी। 2015 में आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। पद्मश्री और पद्म विभूषण दोनों से ही उन्हें सम्मानित किया गया था। और राजस्थान की जो फेमस आर्किटेक्ट बिल्डिंग है जवाहर कला केंद्र, उसका निर्माण भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। और वर्ष 1944 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय का निधन हुआ था। ये एक केमिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे, हिस्टोरियन थे और एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। इन्होंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रिसर्च स्कूल इन केमिस्ट्री है और इन्हें फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता था। 1925 में आज ही के दिन महान स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास का निधन हुआ था। एक बंगाल से आने वाले फ्रीडम फाइटर रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और एक पोएट भी थे। और उन्होंने देश बंधु नाम की एक संस्था चलाई थी, फ्रेंड्स ऑफ द कंट्री के नाम से। और अब आगे बढ़ते हैं। आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि पूरा सप्ताह ही खास हो चला है शालू, बिल्कुल। क्योंकि इस सप्ताह के अंत में हम एक ऐसी विधा के बारे पूरे विश्व को जोड़ेंगे, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि 21 तारीख को शनिवार को मनाया जाएगा। और उस उपलक्ष्य में आज ही से हम तैयारी कर चुके हैं। स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर संजीव शर्मा, वाइस चांसलर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। और स्वागत करते हैं अतुल व्यास जी का। आप योग साइंटिस्ट के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं, योग गुरु की बजाय जी। और लगातार आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अखबारों में हिंदी और अंग्रेजी अखबारों के लिए कॉलम लिखते रहे। लंबी यात्रा है। आई एम श्योर कि आज का शो बहुत रोचक जाने वाला है, क्योंकि ये जो विधा है योग या आयुर्वेद, ये लोग कहते हैं कि ये एंशिएंट साइंस है, जबकि मैं ये मानता हूँ कि ये साइंस फॉर फ्यूचर है, आने वाले कल का विज्ञान है, जो हज़ारों सालों पहले हमारे ऋषि मुनि लिख कर चले गए थे, उसका जन्म दिया था। हेल्थ की जब बात आती है, हम कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। पूरा विश्व इसी बात को एड्रेस करता है। तो हेल्थ के मायने लोग सिर्फ फिजिकल मानते हैं, ऐसा नहीं है जी। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल और अंत में आती है फाइनेंशियल हेल्थ। दोनों से विस्तार में से जानना चाहेंगे कि किस तरह से इन 6 एस्पेक्ट्स जो हेल्थ के हैं, इनको आप देखते हैं। जी नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। बिल्कुल सही बात है कि स्वास्थ्य क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ शरीर स्वस्थ है या हमें कोई बीमारी नहीं है, रोग नहीं है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम स्वस्थ हैं। हमारा एक समग्र और होलिस्टिक व्यू होना चाहिए स्वास्थ्य को लेकर के, जिसमें जैसे कि आपने स्वयं कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, हमारा आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल हेल्थ और उसके साथ साथ सोशल और इमोशनल हेल्थ
और अल्टीमेटली फिर फाइनेंशियल हेल्थ, ये सारे एक समग्र रूप से हमें देखने चाहिए। आज हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की या मानसिक स्वास्थ्य की, आध्यात्मिक स्वास्थ्य की और सोशल स्वास्थ्य की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उसके कई कारण हो सकते हैं, उन कारणों की विवेचना में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर हमें अपने आप को पूर्ण रूपेण स्वस्थ रखना है तो हमें होलिस्टिक व्यू से सोचना पड़ेगा। और होलिस्टिक व्यू से इन सारे सोपानों पर, ये जितने भी हमारे हेल्थ के सोपान हैं, उनके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक रूप से, और भावनात्मक रूप से भी अपने आप को स्वस्थ रख सकें। और उसके लिए, स्वस्थ रहने के लिए भारत की तरफ से विश्व को बहुत सारे अनुपम उपहार जो हैं वो एक ज्ञान के रूप में दिए गए हैं। जैसे कि आपने खुद ही बताया कि योग एक ऐसी विधा है या आयुर्वेद ऐसी विधा है जो हमें स्वस्थ रखने में सहायता दे सकते हैं, और उनका पालन करना, उनके नियमों का पालन करना अत्यावश्यक है। बिल्कुल। और अतुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपको योग साइंटिस्ट कहते हैं, और अब जो है हम फिर से देख रहे हैं कि वी आर गोइंग बैक टू द रूट्स। हम फिर से जहाँ से हमने शुरुआत की थी, जहाँ से भारतवर्ष को हमने आगे बढ़ाया था, भारतवर्ष ने संसार को पूरा इतना कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, योग की तरफ दोबारा एक रुझान बन रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से पहचान दिलाने का एक प्रयास किया, जो सफल देखने को मिल रहा है। आपका क्या अनुभव रहा है, किस तरह से हम वापस अपनी जड़ों पर जाकर एक बार फिर से सुदृढ़ होने का पूरा प्रयास कर रहे हैं? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखिए, मेडिकल साइंस जो है उसका क्लाइमैक्स आ चुका है। आज मेडिकल डेटा हर दिन डबल या ट्रिपल हो रहा है, और ये डेटा जब डबल या ट्रिपल होता है, इसके बाद इसकी जब गहन अन्वेषण और होता है, तब ये प्रैक्टिकलिटी में आता है, मतलब डॉक्टरों को पढ़ाने के योग्य माना जाता है। और ये जब डॉक्टर पढ़ के 7 साल बाद वो आते हैं, तो सोचिए कि उनके पास कौन सी नॉलेज होगी। तो और ये मेडिकल साइंस की भी एक लिमिट आ चुकी है। तो आज संसार, अच्छा दूसरा चीज़ क्या हो गई कि आजकल हमारे अंदर मन के और शरीर के अंदर बहुत डिफरेंस हो गया है, क्योंकि जो सोसाइटल प्रेशर हैं, स्ट्रेस के, ये इतनी फास्ट लाइफ हो गई है कि ना तो शरीर पेश रख पा रहा है, ना मन पेश रख पा रहा है। तो ऐसे माहौल में पूरे संसार में एक योग ही ऐसी विधा है जो कि इसको बैलेंस कर सकती है, जो डायकोटमी हमारे हो गई है अंदर और बाहर, इसको अगर कोई चीज़ बैलेंस कर सकती है तो वो योगा है। और इस चीज़ को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहचाना और विश्व को दोबारा, मैं कहूँगा कि ये देन दी, और इसको लोगों ने हाथों हाथ लपका है। आई मीन, संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर 130 सारी कंट्रीज ने एक झटके में इसको इतना माना है, तो सोचिए कि इसकी ज़रूरत मानवता को कितनी है। और प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव मानवता को देख के है, तो मेरे ख्याल से ये अद्भुत है। और इसके अंदर आखिर में मैं ये जोड़ूंगा कि योग एक ऐसी विधा है जो 12,000 साल से भी पुरानी है, क्योंकि रामायण काल 12,000 साल का माना जाता है। और जो उसमें योग वशिष्ठ है, रामायण काल का कैलकुलेशन हुआ है 12,000 साल। योग वशिष्ठ उसके अंदर बहुत डिटेल्ड ग्रंथ है योग पे, तो उससे सोचिए कि 12,000 साल पुरानी विधा को आज मेडिकल साइंस वैलिडेट करती है और एंडोर्स करती है और इसको मान रही है। इससे बढ़िया योग की साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड है अब तो ये विद्या, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, हमारे अंदर और बाहर की दुनिया में अब फर्क आने लगा है जी। यानी कि हम ये मानते हैं कि हम पार्ट ऑफ यूनिवर्स हैं, उस पूरी कायनात का, प्रकृति का हम एक अंश हैं, कण हैं, और ऐसे में हमें अंदर और बाहर एक होने की आवश्यकता होती है। लेकिन भौतिकतावाद के चलते देखिए, या हमारी इच्छाओं की पूर्ति के कारण हमने वो डिफरेंस क्रिएट कर लिया है। इस डिफरेंस की बात को समझना चाहेंगे इस आशय से कि इस बार के योग दिवस की थीम क्या रखी गई है और उसमें क्या क्या एरियाज कवर किए जाएंगे। जी, एक तो इससे पहले मैं एक ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा व्यास जी ने कि अंदर और बाहर की दुनिया, इसमें फ़र्क आ गया है। हमारे शास्त्रों में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और वो आयुर्वेद में भी है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। मीन्स आवर दिस बॉडी, हमारा ये शरीर इस पूरे यूनिवर्स का एक छोटा सा रूप है,
इट इज़ द रेप्लिका ऑफ होल ऑफ द यूनिवर्स। तो जो भी परिवर्तन संसार में हो रहे हैं वो उनका प्रभाव हमारे शरीर पे होता है और उसके अनुसार हमारा शरीर प्रभावित होता है और हमें उसके अनुकूल अपने शरीर को ढालने की ज़रूरत है, अपने विचारों को ढालने की ज़रूरत है, लेकिन वो हम कर नहीं पा रहे हैं। वो जो सिनर्जी है दोनों चीज़ों की वो बन नहीं पा रही है, इसलिए हम अनहेल्दी होते जा रहे हैं। तो इस पे एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हमारे शास्त्र में दिया है। तो इसका सीधा तात्पर्य ये रहता है कि हमें अपने आप को सीधा नेचर से जोड़ना है और उसको समझना उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं। अगर ऋतु परिवर्तन हो रही है तो ऋतु के अनुसार हमें भी परिवर्तित होना है, हमारे खान पान में, हमारे व्यवहार में, हमारे कितने कब सोना है, कब खाना है, ये सारी व्यवस्थाएं उस ऋतु का जो साइकिल है, डे का साइकिल है, सुबह क्या करना है, सूरज उगता है तब क्या होना चाहिए, सूरज छुप जाता है तब क्या होना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों का हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव है और लेकिन हम उसको अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। आज की इस ये जो भौतिकवाद की दौड़ है उसमें समझ नहीं पा रहे। आपने प्रश्न किया कि इस वर्ष का जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए वो क्या है, वो है वन अर्थ वन हेल्थ, यानी पूरे प्लेनेट की बात कर रहे हैं। और बात वही है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे वाली ही बात है कि अगर ये अर्थ अगर हमारी सही रहेगी तो हेल्थ हमारा सबका सही है। अब सबके अर्थ के हेल्थ से क्या लेते हैं, हम सभी जानते हैं कि सिर्फ मैं अपने आप में सोचूं कि मैं स्वस्थ रहूं, लेकिन मेरा वातावरण अगर अस्वस्थ है, मेरे आसपास की हवा अस्वस्थ है, मेरा जो मैं पानी जो प्रयोग कर रहा हूं वो अस्वस्थ है, मेरे इर्द गिर्द के जो वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं वो अस्वस्थ हैं, वो सही नहीं हैं, या जो प्राणी हैं आसपास के जो प्राणी हैं वो स्वस्थ नहीं है, तो हम अकेला मैं स्वस्थ नहीं रह सकता हूँ। इसलिए हमें पूरे अर्थ की यानी पूरे प्लैनेट की हमें स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। और उसका सीधा ये जाता है कि जिस तरीके से हम प्रकृति का दुरुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग नहीं करना है, उसका हम सदुपयोग करें, अपने जितनी आवश्यकताएं उतना करें और प्रकृति के ऊपर हम बिल्कुल विचार करें और उसके संरक्षण की बात करें। तो यही थीम लेकर के, यही उद्देश्य लेकर के इस वर्ष का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, ताकि हम लोगों के अंदर ये चेतना का प्रसार कर सकें कि भी जो हमारी जो प्रकृति है, चाहे प्रकृति में सब कुछ आ जाता है, चाहे पानी है, हवा है, जीव जंतु हैं, पादप हैं, वनस्पतियां हैं, वो सब कुछ उसमें आ जाती हैं और उनका भी हमें ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य के साथ। वो स्वस्थ हैं तो हम भी स्वस्थ हैं। बिल्कुल। और जैसा हमने देखा एक बहुत नवाचार जो है एक पेड़ माँ के नाम, ये जो कैंपेन चल रहा है, इससे हमें ये बिल्कुल ध्यान रहता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को अपने से जोड़ते हैं, जब उसमें इमोशन आता है तो अपने आप ही हम उस दिशा में जो है सकारात्मक रूप से आगे अग्रसर होते हैं। सर, आपने कहा कि जो बाहर जो भौतिकतावाद है उसका हम पर बहुत असर आ रहा है, लेकिन हम उससे बचकर भी नहीं रह सकते क्योंकि हमें अपने आप को बदलना होगा। ऐसे में हम ये भी देखते हैं कि फिजिकली तो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि हम जिम जाएं, हम अच्छा खाना खाएं, लेकिन मानसिक रूप से जो है अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हम इम्बैलेंस रहते हैं। किस तरह से आयुर्वेद का सहारा लेकर, नेचर के साथ रहकर और योग का सहारा लेकर के हम इस सिनर्जी को दोबारा गेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं हम, क्योंकि ये योग जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि अब समाज में योग का संदेश आप जैसे चैनल्स के माध्यम से, कई दूसरे माध्यमों से बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है, लोग योग को अपना रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है। और हमें ये लगता है कि योग को अभी भी एक फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में लिया जा रहा है। फिजिकल एक्सरसाइजेज, जिम जैसे आपने बात कही, या अपने आप को एग्जॉस्ट करना, वो ठीक है, वो एक फिजिकल हेल्थ के लिए ठीक है, लेकिन योग एक ऐसा है जो शरीर को मन के साथ, मन को आत्मा के साथ और आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ता है, और इसी को योग कहते हैं, इसी को यूनियन कहते हैं, इसी को यूनिटी कहते हैं। तो ये यूनिटी बहुत ज़रूरी है, सिनर्जिज्म बहुत ज़रूरी है। और डेफिनेटली योग जो है आपको एग्जॉस्ट करने के लिए नहीं कहता कि आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाओ, बर्नआउट, एक कैलोरी बर्निंग कंसेप्ट नहीं है। आज हम जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत सारा कैलोरी बर्न के लिए कर रहे हैं, जिससे हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट होता है। जबकि जो योगिक एक्सरसाइजेस हैं वो योग को, क्योंकि हम शरीर की क्रियाओं के साथ जोड़ते हैं, योग को हम श्वसन क्रिया के साथ जोड़ते हैं, रेस्पिरेशन के साथ हम जोड़ते हैं, तो वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट होता है। और उससे जो है फिर हम देखेंगे कि जब हम जिम जाते हैं या बहुत ज़्यादा रनिंग ये करते हैं, करनी चाहिए, उसमें मैं उसका कोई विरोधाभासी नहीं हूँ, लेकिन
उसमें उसके साथ साथ हमें अपने जो हमारी फिजियोलॉजी है, जो हमारी रेस्पिरेशन के साथ अगर हम जोड़ देंगे तो रेस्पिरेशन पूरे फिजियोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है। तो निश्चित रूप से हम अपने हेल्थ को और अपनी जो फिज़िकल हेल्थ है और अपनी मेंटल हेल्थ को एक उसमें ला पाएंगे, एक स्टेज पे ला पाएंगे। मेंटली हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। आज बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हम जी रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति में स्ट्रेस नहीं है, और कई बार तो ऐसा भी लगता है कि स्ट्रेस नहीं है कभी तो उसका स्ट्रेस हो जाता है, यार स्ट्रेस नहीं है, समथिंग इज मिसिंग, कुछ है नहीं। तो ऐसा भी कई बार लगता है कि भाई आज कुछ गड़बड़ है, कुछ मैं भूल रहा हूँ, ये भूल रही हूँ कि भाई आज मुझे कुछ चिंता ही नहीं हो रही है, तो कुछ ना कुछ बड़ा छूट रहा है। तो स्ट्रेस इस लेवल तक जा चुका है। और ख़ास करके हमारे जो यंग जनरेशन है, हमारी जो बच्चे हैं, उन पे बहुत ज़्यादा दबाव है, उन पे पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा है, समाज का है, उनके माँ बाप का है, अपने आप का भी उनके ऊपर प्रेशर है। वो अपने आप से उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो कई बार उन एक्सपेक्टेशंस को मीट आउट नहीं कर पाते हैं। भाई मैं नीट में इस रैंक पे आऊँगा या आऊँगी, लेकिन वो नहीं आता है तो स्ट्रेस में चले जाते हैं। पहले उसको उस रैंक तक आने के लिए उसको स्ट्रेस झेलना है, फिर अगर नहीं आ पाया तो वो दूसरा नेगेटिव स्ट्रेस शुरू हो जाता है। तो ये इन सब चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए, इनको बैलेंस करने के लिए निश्चित रूप से योग एक ऐसी विधा है जिसको निश्चित रूप से हमें अपनाना चाहिए। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का जो गैप है वो स्ट्रेस कॉज करता है। हाँ। लेकिन आपने जो योग की शुरुआत में बात रखी थी कि शरीर, आत्मा, शरीर मन आत्मा फिर परमात्मा जी, यानी नर से नारायण की जो ये यात्रा है। व्यास जी ने शुरू में ही कहा कि नर से नारायण की जो प्रक्रिया है, तो उसके रास्ते जो एक स्टेजेस हैं वो कि शरीर को समझें हम। शरीर तो एक विजिबल है, वो जो दिखता है हमें कि ये शरीर है, मैं कैसा हूँ, ये है वो है, लेकिन मन जो एक फील करने की, और आत्मा तक हम पहुँच ही नहीं पाते हैं, आत्मा और परमात्मा तक पहुंचने के लिए। तो ये माध्यम है जो योग, उसका एक बहुत बड़ा साधन। आपके अनुभव से जानना चाहेंगे, नर से नारायण तक की जो यात्रा है, ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस आपको आए हों जो व्यक्ति की शुरुआती यात्रा किस तरह की रही, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में उसने काफ़ी कुछ एक्सेलेंस किया, समाज को कुछ दे पाने की स्थिति में आ पाया। ख़ासतौर से अयंगार जी के साथ में आप रहे हैं, आपने उनके साथ एक लंबी बातचीत भी की है, उस अनुभव से कुछ बताना चाहें तो आप। देखिए, BKS अयंगर साहब से मैंने सीखा था। मेरी मदर ने उनको भेजा था। मेरी माँ पहली भारत की प्रथम महिला योग गुरु रही हैं, तो वो सब इनको जानती थी। उस वक्त योग वॉज रिडिक्यूल्ड अपॉन, जब इसको कुछ लोग मानते नहीं थे, एक नट विद्या मानते थे। तब मेरी मदर ने सारे योग गुरु के पास मुझको भेजा। उनमें से अयंगर साहब भी एक थे, पट्टाभी जॉयस, धीरेन्द्र, सारे। अब अयंगर साहब के परम धाम जाने के पहले 1 साल पहले मैं उनके पास पूना गया था, और मैंने टेप पे उनका इंटरव्यू दिया था, और बड़ा कैंडिड इंटरव्यू है वो। उस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी छाती खोलते हुए, फ़ोटो भी है, वो दिखा रहे हैं, मुझे दिखा रहे हैं। उन्होंने बताया मेरे को कि उनके लंग्स, ये सुनने लायक बात है दर्शकों को, उनके लंग्स 95% ख़राब थे, दे वर नॉट वर्किंग। और इसके लिए उन्होंने मुझे अमेरिकन डॉक्टर्स का सर्टिफिकेट तक बताया कि 5% मेरे लंग्स वर्क कर रहे हैं। और उसके बावजूद वो कितना बढ़िया योग कर रहे थे, कितना बढ़िया प्राणायाम कर रहे थे, ये मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी। उन्होंने मेरे को ये बताया कि मैं लंग्स पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं फिर भी ब्रीदिंग करता हूँ। इसका प्रयोग उन्होंने मुझको मेरे सामने दिखाया। मैंने उनके नाक दबाई, कान, सारा मैंने 15 मिनट तक उनके एनएस के अलावा सारे अंग दबा के देख ली, जिसमें से सांस नहीं आ रही थी। छाती को भी देख लिया, सांस रुकी हुई भी नहीं थी। अब वो मेरे लिए बड़ा अद्भुत क्षण थे 15 मिनट। और 15 मिनट के बाद फिर जब वो वापस आए तो बिल्कुल नॉर्मल थे। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि योग वो विधा है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे, जो वाइटल ऑर्गन्स जिनको बोला जाता है मेडिकल साइंस में, उनके बियॉन्ड ले जाती है। अब उनका मतलब ये था कि आवर एग्जिस्टेंस इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन दी वाइटल ऑर्गन्स। और फिर उन्होंने मुझको ये बताया कि सांस कैसे ली जाती है। एनस से भी सांस ली जाती है, नाभि से भी सांस ली जाती है, ब्रेन से भी सांस ली जाती है। वो क्रियाएं मुझको सिखाई, मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये अद्भुत बात है कि आपकी एग्जिस्टेंस अलग है और वो शरीर पे डिपेंडेंट नहीं। और योग जो है इस चीज़ को दृढ़ करता है, टेक्स यू अवे
फ्रॉम डिपेंडेंस ऑन दिस फिजिकल बॉडी। ये मशीन एक मोटर कार है, आपको एक डेस्टिनेशन तक लेके जा रही है, आप फिर उतर जाओ, पहुंचने के बाद कार को अबेंडन करो। दिस इज़ द साइंस। और मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि मैंने ऐसे संतों के दर्शन किए हैं और जिनको मैंने नर से नारायण बनते हुए देखा है और योग के द्वारा। और उसका मैं बहुत छोटा सा प्रोसेस जो मैं समझा हूँ वो मैं आपको निवेदन करता हूँ दर्शकों के लिए। देखिए, योग में अष्टांग है जी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि। अब ये 8 स्टेप को आप देखिए। यम नियम जो फॉलो करता है, इसके अंदर सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह सब है, संतोष। गांधी जी ने केवल 2 चीज़ें पकड़ी, सत्य और अहिंसा, एंड ही बिकेम ए सुपर ह्यूमन बीइंग। अगर आप सोचें कि ये पांचों और दूसरे नियम को अगर पांचों को पकड़ ले तो आपके कितने महान बन जाएंगे। ये पहला प्रूफ। फिर आप जब यम नियम को मास्टर कर लेते हैं, फिर आप सोचते हैं कि यार मैं तो शरीर हूँ। पहला विचार आता है कि आई एम द बॉडी। तो फिर आप आसन करते हैं। जब आप आसन में देखते हैं कि आपके हाथ कहने से हाथ ऊपर उठ रहा है, पैर ऊपर उठ रहा है, तो यू आर नॉट द बॉडी, यू आर ऑर्डरिंग इट। आपके ऑर्डर से शरीर काम कर रहा है। तो फिर आपके समझ में आता है कि आप शरीर नहीं है। फिर आप सोचते हैं कि यार मैं कौन हूँ। फिर आप कहते हैं अच्छा यार मैं प्राण पर, ये हवा हूँ, सांस लेता हूँ, सांस हूँ मैं, ब्रेथ हूँ। देन यू स्टार्ट डूइंग प्राणायाम। जब प्राणायाम करते हैं उसकी अंतिम स्थिति पे आते हैं तो आपकी ब्रेथ जो है, जैसे अगर आप प्राणायाम की अगर आप करते चलें तो आपकी ब्रेथ बहुत छोटी हो जाएगी, पतली हो जाएगी। उसको हम बोलते हैं इतनी मात्रा, 8 मात्रा, 16 मात्रा, 32 मात्रा। वो आप लेंथ आपसे समझ सकते हैं कि प्राण को छोटी होती जाती है। तो प्राण सांस बियॉन्ड हो जाते हैं आप। तब आप कहते हैं यार मैं सांस नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, फिर मैं क्या हूँ। देन प्रत्याहार। फिर आप अंदर जाते हैं कि यार मैं बाहर नहीं हूँ, देयर इज समथिंग इनसाइड मी। तो अपनी आप इंद्रियों को अंतर मन में कर देते हैं। तो आप अंदर ढूंढते हैं तो आप पाते हैं कि अरे मैं तो चेतना हूँ। तो इस सत्य को जब आप पता करते हैं तो इस सत्य को और मजबूत करते हैं धारणा, कंसंट्रेशन ऑन अपनी चेतना पे। ये बहुत। और जब एफर्टलेस कंसंट्रेशन इज मेडिटेशन। जब उस धारणा को आप पक्की कर लेते हैं कि यार मैं तो चेतना हूँ, तो आप ध्यान में आते हैं और ध्यान से उसको और पक्का करते हैं। मतलब तब आप ये रियलाइज़ करते हैं कि यार मैं चेतना तो हूँ, पर सार्वभौमिक चेतना जो है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से अलग हूँ। और फिर आपके विचार आता है कि मैं क्यों अलग हूँ। तो आपके समझ में आता है कि यू आर एन इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और वो है यूनिवर्सल। तो मैं यूनिवर्सल क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि अहंकार होता है। और जैसे ही अहंकार पिघला गया तो स्वगत भेद मिट के विगत हो जाता है। तो आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बन जाते हैं। बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है ये नर से नारायण बनने का। बहुत सुंदर। शालू, क्या तुमने कभी जयपुर में एक आयुर्वेद के राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की विजिट की है? नहीं की है। तो वाइस चांसलर साहब यहीं बैठे, तो चाहूँगा कि आप इस पर कुछ बातचीत करें। इस राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, पुराना संस्थान है। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि आज किस तरह से आयुर्वेद के प्रति भी चेतना का जो विकास है, जब चेतना की बात करते हैं तो हम वापस प्रकृति के पास जा रहे हैं। और आयुर्वेद तो प्रकृति का ही शायद दूसरा एक पर्याय है। सर बताएं संस्थान के बारे में। जी, एक तो आपने कहा कि आयुर्वेद प्रकृति का पर्याय है, बिल्कुल सही बात है। आयुर्वेद ये संदेश अवश्य देता है कि हम प्रकृति से के साथ जुड़े रहें और अगर कभी आवश्यकता है अपने रोगों को ठीक करने के, तो प्राकृतिक उपायों से या प्राकृतिक जो औषधियाँ होती हैं उनसे हम अपने आप को ठीक करने का प्रयास करें। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान है, जो अभी आजकल एक स्वायत्त संस्थान के साथ साथ एक मानद विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित है। वैसे तो इस संस्थान का एक लंबा इतिहास है, लगभग 180 वर्ष पुराना ये इतिहास है। और यहाँ इस एक छोटे से विद्यालय पाठशाला से ये संस्थान शुरू हुआ था किसी ज़माने में।
और उसके बाद फिर ये एक संस्कृत महाविद्यालय में एक विभाग के रूप में स्थापित हुआ, फिर आयुर्वेद महाविद्यालय बना, फिर राज्य सरकार का आज़ादी से पहले राज्य सरकार ने इसको राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बनाया और 1976 7 फरवरी 1976 को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के रूप में ये स्थापित हुआ और भारत सरकार ने इसको अपने अधीन लिया। तब से ये राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की एक गरिमामय यात्रा शुरू हुई और 2020 में ये एक मानद विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ और अभी एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित है। और इसी का एक बहुत बड़ा जो सैटेलाइट इंस्टीट्यूट है वो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान पंचकूला में स्थापित है। इस संस्थान में स्नातक स्तर की, स्नातकोत्तर स्तर की और पीएचडी स्तर की पढ़ाई होती है। उसके साथ साथ यहाँ नर्सिंग और दूसरे बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज यहाँ पर और एमएससी की डिग्री भी यहाँ पर दी जाती है। तो ये संक्षेप में एक ये अपने संस्थान मेडिकल कॉलेज, रिसर्च सेंटर एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल तो है। जी जी बिल्कुल जी, बहुत सुंदर। जी जी। मैं कहीं पढ़ रहा था कि डायबिटीज़ को लेकर के यहाँ काफ़ी शोध की गई है, राष्ट्रीय स्तर पर उसकी रिकॉग्निशन की गई है। जी, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में मधुमेह इकाई यानी डायबिटीज़ को लेकर के एक छोटा सा यूनिट हमने स्थापित किया है और ये बात सही है कि बहुत ज़्यादा काम डायबिटीज़ पे हम लोग कर रहे हैं। अभी हम ये कहें कि हम डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट कर देते हैं, ये ऐसा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से डायबिटीज़ को या मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए आयुर्वेद के पास बहुत अधिक हमारे पास इसके लिए ये साधन मौजूद हैं। और मैं चाहूँगा कि उन जो हम दूसरे एलोपैथी से जो ट्रीटमेंट लेते हैं उसके साथ साथ आयुर्वेद के नियमों का, आयुर्वेद की औषधियों का भी हम अगर पालन करते हैं तो निश्चित रूप से जो मधुमेह बहुत अधिक बढ़ती है उस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि भारत में तो मधुमेह को से कैपिटल कहा जाने लगा है और कहीं ना कहीं जो आपकी बात निकल के आ रही है, चेतना के साथ साथ में अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। किस तरह से जो खासतौर से युवा वर्ग है जो इतने स्ट्रेस में है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, करियर का है, मार्क्स का है, बहुत सारी चीज़ें, साथ में सोशल मीडिया का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव आजकल बच्चों पर देखते हैं, हर एज ग्रुप पर देखते हैं। किस तरह से आयुर्वेद से, योग से हम इस चीज़ को संतुलित कर सकते हैं सर? जी बिल्कुल सही बात है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, वैसे तो स्ट्रेस सभी पे ही है, हमने पहले भी बात की, लेकिन युवा पीढ़ी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आज है और कई तरह के स्ट्रेस हैं उनके ऊपर। एक तो पढ़ाई का स्ट्रेस तो है ही है, उसके साथ साथ दूसरे जो भौतिक साधन हमारे पास हैं आज, जैसे सोशल मीडिया की बात करी, स्क्रीन स्ट्रेस है और दूसरे कई तरह के जो बुरी आदतें हैं उसमें हमारे युवा पीढ़ी फंस रही है। उन सब से निजात पाने के लिए हमें योग और आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा और इनके साथ साथ जो हमारे पुराने संस्कार हैं, जो हमारे एक परंपराएं हैं, उन पे वापस ज़रूर आना पड़ेगा। और विशेष रूप से हमारा जो खान पान क्या तरीका है उस पे हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है और हमारा जो हमारा लाइफस्टाइल है उस पे हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है। और एक बिल्कुल हमें लाइफस्टाइल को और अपने खान पान को बिल्कुल नियमित करना होगा, जैसे आपने कहा कि डिसिप्लिन लाना होगा। और हमें फिर से मैं कह रहा हूँ कि हमें प्रकृति के नियमों को समझना होगा। हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल में, कोशिका में एक घड़ी फिट है, सर्केडियन क्लॉक उसको कहते हैं, जो सूरज के साथ चलती है, सूरज के साथ उसका बिल्कुल एक संबंध है। तो इसलिए हमें इन जो प्लानिटरी मूवमेंट्स हैं इनको समझना ज़रूरी है और उसी के अनुसार अपने डाइट शेड्यूल, अपना लाइफस्टाइल उसको एडजस्ट करना होगा। और योग तो हमारे पास है ही है, फिजिकल एक्सरसाइजेज सिर्फ योग नहीं है, जैसे आपने कहा कि योग के जो अष्टांग हैं उनका पालन करें और मेडिटेशन जो है उस पर ज़रूर हम उस पर ध्यान दें ताकि हम जो स्ट्रेस लेवल है हमारा उसको डिस्ट्रेस कर सकें, उसको हम कहीं ना कहीं उसको मिटिगेट कर सकें। स्ट्रेस को, ये ठीक है कि लाइफ चलाने के लिए स्ट्रेस का कहीं ना कहीं योगदान है, जिसको हम यू स्ट्रेस का, स्ट्रेस दो तरह का होता है, एक डिस्ट्रेस होता है, एक यू स्ट्रेस होता है। यू स्ट्रेस तो वो है जो पॉजिटिव स्ट्रेस है, जैसे मान लीजिए मुझे सुबह उठना है, अपनी ड्यूटी जाना है, तो एक यू स्ट्रेस है, वो मैं अचीव कर लेता हूँ। समस्या तो वहाँ पैदा होती है जहाँ हम अचीव नहीं कर पाते हैं और उसको हम डिस्ट्रेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो एक फिर हमारा एक नेगेटिव फीडबैक बॉडी के अंदर शुरू हो जाता है और जो हमारे मन को भी प्रभावित करता है और हमारे पूरे हेल्थ को प्रभावित करता है। हमारे दर्शक जो बाद में जुड़े हैं उन्हें बताना चाहेंगे, आज अलवेलो राजस्थान में हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर संजीव शर्मा जी से, वाइस चांसलर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर, और साथ में हैं योग के वैज्ञानिक अतुल व्यास जी। आप दोनों को के साथ बातचीत जो हो रही है बहुत
अभूतपूर्व अनुभव हो रहा है, मैं निजी तौर पर यही कहूँगा, क्योंकि इतनी सारे सब्जेक्ट्स की अनलेयरिंग हो रही है। अभी लाइफस्टाइल से हम आप बात कर रहे थे, अतुल जी आप पर आते हैं। डायबिटीज़ और बीपी 35-40 की उम्र के बाद तो ऐसा लगता है कि ये शरीर का पैकेज है। ऐसा शायद कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इस बात को लेकर के गाए बगाए कभी ना कभी डॉक्टर के पास जाता ही है, जो कि पूर्व में ऐसा नहीं था। ये मुझे लगता है कि ये जो हमने सिंक हमारा टूटा यूनिवर्स के साथ में, और हमने अपने ह्यूमन ब्रेन का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया या विरुद्ध प्रकृति किया, उसके रिजल्ट के कारण हुआ। लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए, अभी समझ में आने लगा है लोगों को। तो किस तरह से इन दो जो बढ़ती डिजीज़ हैं इनको कर्ब किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं डायबिटीज़ के बारे में बात करूंगा। जैसे सर ने बताया कि अब आयुर्वेद की बात करेंगे, सर हैं अभी तो ये ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि हमारे शरीर में योग के अनुसार ग्रंथियाँ हैं, कई ग्रंथियाँ सिस्टम्स हैं। जैसे नमो ग्रंथि जो कि थायराइड ऊपर की, उसको बोलते हैं नमो ग्रंथि। तो इसके अंदर थायराइड, पैराथायराइड वगैरह की ये जो ग्रंथियाँ हैं, इनका ग्रुप है, उसको नमो ग्रंथि बोलते हैं। फिर वायु ग्रंथि, जैसे हृदय, लंग्स और जो स्प्लीन है वो वायु ग्रंथियाँ में आते हैं। फिर आती हैं हमारे अग्नि ग्रंथि। अग्नि ग्रंथि में पेट, लिवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये सारी जो ग्रंथियाँ हैं इनका ग्रुप को अग्नि ग्रंथियाँ बोलते हैं। अब क्या है कि जब अग्नि ग्रंथियाँ कमज़ोर हो जाती हैं शरीर में तो डायबिटीज़ हो जाती है, और अग्नि ग्रंथियों को अगर आपने सबल कर दिया, डायबिटीज़ खत्म। इसको मेडिकल साइंस ने भी अभी लैंसेट जर्नल, जो एक यूके का बहुत फेमस मेडिकल जर्नल है, उसमें एक रिपोर्ट छपी है जो कि हमारी इसको एंडोर्स करती है। उसमें कहा है कि डायबिटीज़ इज़ कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ फैट ऑन द लिवर एंड पेनक्रियाज। द मोमेंट दिस इज डिजॉल्व, डायबिटीज इज गॉन, और इसे प्रूफ दिए हैं। तो योग के अंदर ऐसी कई विधाएं हैं जो कि इन ग्रंथियों को स्ट्रेंथन कर देती और फैट को पिघाल देती। तो योग में यही नहीं है कि अब एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, एक मेडिकल साइंसेज में एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है जो पहले अमेरिका में थी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे रिसर्च दिखाई कि साहब हमने मेटाबॉलिज्म पे रिसर्च करी है, योग होता है। तो मैंने उनको निवेदन किया कि योग के अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ाने की भी क्रियाएं, घटाने की भी क्रियाएं। अब आपने योग को एक कैसे मान लिया? तो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अद्भुत विधा है। तो फैट पिघालने के लिए आपको अलग क्रियाएं, आसन करने पड़ेंगे, फैट जमा करने के लिए आपको अलग तरह का आसन करने पड़ेंगे। तो ये जो जैसे मैंने ग्रंथि सिस्टम बताया, तो डायबिटीज़ का तो बहुत सिंपल सा आपके सामने है। और लाइफस्टाइल की जहाँ तक बात है कि लाइफस्टाइल है क्या, जीवनचर्या जैसे सर ने बताया, उसमें अंदर आयुर्वेद में ऋतुचर्या सर मासिक दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये आयुर्वेद और योग तो मिले हुए हैं, दे आर सिस्टर्स। तो आयुर्वेदा यूजेज योगा प्रिंसिपल एंड योगा यूजेज आयुर्वेदा प्रिंसिपल्स। तो डायबिटीज़ का तो आपको मैंने निवेदन कर दिया। आप योग कर एक पर्टिकुलर दो तीन क्रियाएं योग करेंगे, कितनी शक्कर खाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये मैंने आपको निवेदन। दूसरा आप आते हैं ब्लड प्रेशर पे। ब्लड प्रेशर का मेडिकल साइंस ने अभी तक कोई कारण नहीं पता कर पाए कि ये ब्लड प्रेशर होता क्यों है। बस ये हमने बना रखा कि दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर जो है वो किडनी के, देखिए इसमें दो तरीके होता है, एक तो एसेंशियल हाई ब्लड प्रेशर और एक सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर। तो एसेंशियल हाई ब्लड प्रेशर जो होता है दैट कैन बी वंडरफुली ट्रीटेड बाय योगा, वंडरफुली ट्रीटेड बाय योगा। इसके अंदर प्राणायाम भी हैं और वो मेडिकली वैलिडेटेड है चीज़, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। अब मैं इसकी एक छोटी सी क्रिया आपको अभी बताता हूँ। आप वो आदमी करे और तुरंत अपना ब्लड प्रेशर नापे, 4-5 पॉइंट कम हो जाएगा तुरंत, इंस्टेंट। वो क्रिया है कि आप जबान को उल्टी करें और उसका टिप आगे के दांतों पे लगा लें और उसका जो बॉडी है वो ऊपर के पैलेट पे लग जाए ऐसे। ओके। अब मुंह को पूरा खोल लें,
नाक से सांस लेते रहें। ये करने से 5 मिनट करें, आप ब्लड प्रेशर नाप लें, पहले नाप लें, बाद में नाप लें, देख लें। कारण इसका है, कैरोटिड आर्टरीज हमारे यहाँ साइड में होती हैं, वो एक तो आगे जाके फट जाती है, एक इंटरनल हो जाती है और एक्सटर्नल हो जाती है, आउटर और इनर, और इनको जब मिलती है तो उसको बोलते हैं कैरोटिड साइनस। और कैरोटिड साइनस के अंदर एक पार्ट होता है, न्यूरोसेफेलोग्राम उसको होता है, मैं थोड़ा नाम अभी भूल रहा हूँ, लेकिन उसका न्यूरोग्राम होता है, वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। और ये मूवमेंट जो है, गर्दन के जो मूवमेंट है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। बहुत सिंपल साइंस है। फिर तंत्र भेदी प्राणायाम, वो ठंडक लाता है शरीर में, आपको फायदा मिलेगा। मेडिटेशन, एक अमेरिका के हार्वर्ड के कार्डियोलॉजिस्ट हुए हैं हर्बर्ट बेंसन, और उन्होंने एक प्रयोग करके ये बताया कि मेडिटेशन से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल कंजम्पशन कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, लैक्टेट का लेवल कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। ये साइंटिफिक फैक्ट्स बता रहा हूँ मैं। तो इन दोनों बीमारी, मैं कहता हूँ हर बीमारी का इलाज योग में है। अब आप पूछेंगे क्यों है? देखिए, हमारा शास्त्र कहता है, वेद कहते हैं, ये सब मानस जगत है, इट इज ऑल मेंटल कंस्ट्रक्ट। और इसको प्रूव किया है, ये इसको प्रूव किया है। अभी एक डॉक्टर हुए हैं रॉकर, उनका आगे का नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने एक माइक्रो करंट हीलिंग स्टार्ट करी है, और उस करंट से, माइक्रो करंट हीलिंग से एक हायर मैमल जानवर का, स्तनधारी का एक लिम्ब पैदा कर दिया है, रीजनरेट, इसको रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और थॉट क्या है? विचार भी एक करंट है। करंट, बिल्कुल। हमारे यहाँ कहा गया है विचार ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, बिल्कुल, अन्न ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है। ये सब यू बिकम व्हाट यू बिलीव। ये सब, ये एनर्जी नहीं, बिलीव नहीं। देखिए, बिलीव तो अलग चीज हो गई जी, ये सच है, ये फैक्ट है। फैक्ट है। और योग में साइंस अगर हम बात करें, योग में सबसे पहले कहा गया ओम पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे यहाँ कहा गया कि सब एनर्जी है, हमारा योग का मजाक उड़ता था, अरे मैटर है, एनर्जी है, पर अभी मैक्स प्लैंक ने अभी क्वांटम फिजिक्स में आया कि ऑल इज एनर्जी। एनर्जी जो है, व्हेन एनर्जी इज फ्रोजन, ये मैटर हो जाता है। तो एनर्जी में से वो कहते हैं कितना भी निकालो, पूर्ण से पूर्ण मादाय, उस पूर्ण में से पूर्ण निकालिया तब भी पूर्ण रहता है, एनर्जी इज कांस्टेंट। तो योग इज द मोस्ट साइंटिफिक थिंग मैंने जिंदगी में देखी है। इसके हीलिंग के कई प्रोसेस है, अभी मैंने बताया माइक्रो करंट, ये सब तो अभी ढूंढ रहे हैं। और योग के अंदर क्या कहते हैं, विचार से आप ठीक कर लो। जी, युवा साथियों के लिए हम जानना चाहेंगे, आए दिन परीक्षा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन या क्वालिफिकेशन अचीव करने के लिए कोई खास एग्जामिनेशन, इंटरव्यू की तैयारी, या मन का ना हुआ तो इमीडिएटली नर्वसनेस हुई या स्ट्रेस हुआ या एंग्जाइटी हुआ, और कुछ लोगों को सीवियर डिप्रेशन तक होने लग जाता है। किस तरह से योग एक सुदृढ़ माध्यम हो सकता है इन सब चीज़ों को होलिस्टिकली एड्रेस करने के लिए? अद्भुत प्रश्न है, मैं इस पे बहुत काम कर रहा हूँ। बच्चों पे मेरा अभी इस वक्त डॉक्टरों के साथ मिलके, अमेरिकन डॉक्टर के साथ मिलके, वी आर वर्किंग वेरी डीपली ऑन दिस एस्पेक्ट। और मेरा काम रहता है कि उनको मैं योगिक इनपुट दूं, योगिक पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य बताऊं उनको। देखिए, जो फियर जो है, भय जो है, वो हमारे मूलाधार में, अगर भय, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है परसीव थ्रेट, इट इज नॉट रियल थ्रेट। रियल थ्रेट नहीं है स्ट्रेस, परसीव, कल्पनिक थ्रेट। और हम सोच लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ये इस परसीव थ्रेट को केवल योग काउंटर करता है, कर सकता है। इसका मैं रीजन बताता हूँ। बच्चों में देखिए क्या है, हमारे ब्रेन के कई पार्ट्स हैं। एक डॉक्टर हैं अमेरिका में, डॉक्टर अमीन, डैनियल अमीन, वो एक बहुत बड़े न्यूरो सर्जन हैं। वो क्या करते हैं कि ब्रेन का, वर्किंग ब्रेन का स्पेक्ट्रोग्राम खींचते हैं।
और उससे उन्होंने कई हजारों करके एक रिसर्च उन्होंने पब्लिश करी है। और उनके एक मित्र, हमारे मित्र हैं, तो वो एग्जाइटी, पैनिक अटैक, नर्वसनेस, इसका कारण उन्होंने कुछ बताया कि हमारे ब्रेन के कई पार्ट हैं, फ्रंटल लोब, कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम और बेसल गैंग्लिया। अब बेसल गैंग्लिया जो है वो जब ओवर एक्टिव हो जाता है तो आपको पैनिक अटैक, एंजाइटी, फियर, ये सब पैदा होते हैं, नर्वसनेस जैसा आपने बताया। इसको शांत अगर कर दिया जाए या तो दवाइयों से या एक्सरसाइज इंटरवेंशन से, तो आपकी वो सब नर्वसनेस वगैरह गायब हो जाती है। इसके लिए उन्होंने कई अपने इंटरवेंशन लगाए। कि हमारे मित्र हैं कॉमन, स्विट्जरलैंड में वो हैंड सर्जन हैं, उन्होंने मेरे से बात करी, वो आए थे मेरे पास। मैंने डॉक्टर उनको कई सारे इंटरवेंशन भेजे थे, यौगिक 10, उनमें से उन्होंने 3 चूज़ किए और उन्होंने देखा कि इन इंटरवेंशन से बेसल गैंग्लिया की एक्टिविटी एकदम शांत हो जाती है और पैनिक अटैक और एंग्जाइटी और फियर कम हो जाते हैं। और बहुत सिंपल इंटरवेंशन बताए थे मैंने। तो मेरा पॉइंट ये है कि यौगिक इंटरवेंशन मेडिकली वैलिडेटेड है, ये सबसे अद्भुत बात ये है। आपको लग नहीं रहा हमें भी जाननी चाहिए ये जादू? बिल्कुल, अगर संभव हो तो डिटेल। हाँ। लेकिन समय कम होता जा रहा है जी। मुझे लगता है इस विषय पर हमें एक डेडिकेटेड 2 या 3 एपिसोड करने की आवश्यकता है। जल्दी से अगर आप बता सकें, जो युवा वर्ग, जो किशोरा, जो देखिए ये चीज़ें मैं एकदम नहीं बता पाऊंगा जी, इसके लिए टाइम लगेगा, इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है बहुत सिंपल, लेकिन उनके लिए काम, क्योंकि ये योग ऐसी विधा है कि थोड़ा इधर उधर हुआ और वो थोड़ा सा नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो वो मैं कभी और मौका होगा तो बताएंगे। सर, हम बात कर रहे थे, हमने ब्लड प्रेशर की बात करी, हमने डायबिटीज़ की बात करी, लेकिन लाइफस्टाइल का एक और बाय प्रोडक्ट जो देखने को मिलता है वो है ओबेसिटी, कि खान पान, स्ट्रेस और बहुत सारे ऐसे कारण जिस वजह से हम देख रहे हैं कि वज़न का बढ़ना और बिल्कुल कंट्रोल में ना पाना, और एक एज के बाद में ऐसा मेटाबॉलिज्म जिसे कहते हैं स्लो। किस तरह से हम आयुर्वेद का सहारा लेके, किस तरह से हम इसके ऊपर भी एक चेक रख सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत सही आपने पूछा कि आज जो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जो आपने गिनाई बातें या बीमारियां, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, कैंसर्स हैं, ओवेरियन सिस्ट हैं, या इस तरह की और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल को लेकर के हैं, और हम उसके खुद ही कारण हैं। खुद क्यों कारण है, बात फिर वहीं पर आ जाती है कि हम जो एक नेचर के द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उनको पालन नहीं कर रहे हैं। अगर सिंपली हम खान पान की बात करें, वहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि 3-4 इसके मुख्य ये हैं बिंदु। इसमें खान पान है, जैसे पहले बात करी कि दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, ये इनको समझना बहुत ज़रूरी है। खान पान की बात करें कि आज की स्थिति हमें ये पता नहीं है कि मुझे कितना खाना है, कब खाना है, कहाँ खाना है, कैसा खाना है और क्यों खाना है। कई बार तो मुझे पता ही नहीं होता मुझे खाना क्यों है, कुछ भी पड़ा है एक डस्टबिन के समझ लिया और उसमें डाल दिया। ऐसा नहीं है। खान पान के सिद्धांतों को हमें बहुत रिजिडली फॉलो करने की ज़रूरत है, और ख़ास करके आज की जनरेशन को। और ये डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि आज का बदला हुआ परिवेश है, बदला हुआ हमारा स्वाद है, बदली हुई सामाजिक परिस्थितियां हैं। तो ऐसे में बच्चों को ख़ास करके इस रिजीम पे लाना एक चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज मैंने पहले कहा कि जैसे हमारे शरीर में प्रत्येक जो सेल है बॉडी का, उसमें एक घड़ी फिट है, वो सर्केडियन रिदम के हिसाब से चलती है। तो लीवर एक बहुत बड़ा, एक एग्जांपल देता हूँ, लीवर एक बहुत बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी में, जिसके ऊपर हम कभी विचार नहीं करते हैं। लीवर का अगर हेल्थ ठीक रहेगा तो हमारी पूरी बॉडी, खास करके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे। अगर लीवर हमारा डिस्टर्ब्ड है तो समझिए कि आपको शुगर भी हो सकती है, आपको ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, किसी को कैंसर भी हो सकता है, या दूसरी और कई तरह की, ओबेसिटी की बात करी, मोटापे की बात करी, वो सब कुछ होगा। लीवर को हम खुद डैमेज कर रहे हैं। लीवर के साथ एक अच्छी बात क्या है कि वो रात को अपने आप को रीजनरेट करता है, रात को हील करता है वो अपने आप को, और दिन में काम करता है। जो कुछ हम खा पी रहे हैं उसको ठिकाने वो लगाता है, जिसको हम एसिमिलेशन, और उसके बाद जो है वो लिवर रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, मेटाबोलाइज करता है, और कौन सी चीज़ कहाँ भेजनी है वो सारा लिवर तय करता है। लेकिन लिवर जो है वो अपना हीलिंग रात को सनसेट के बाद शुरू कर देता है,
और उस वक्त उसको आराम चाहिए। हम खाना कब खाते हैं? रात को 9-10-11। आज की जनरेशन का तो पूछो नहीं। कल मैं एक होटल में था तो रात को 2-2:30 बजे तक वहाँ जो दौर चल रहा था, जरिए जो तो वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि 2 बजे भी आ जाता खाना। तो अब उस लिवर की स्थिति क्या होगी? तो डेफिनेटली हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है और वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन में भी जो फैटी लिवर है वो बहुत कॉमन है। अगर हम 4 लोग बैठे हैं तो 4 में से कम 2 लोगों का, हम 2 में से 2 का तो कम से कम फैटी लिवर होना चाहिए, या होगा। ग्रेड 1 का होगा, ग्रेड 2 का होगा, अलग बात है। क्या कारण है? कारण वही है कि हम उन जो बॉडी के नियम हैं, रूल्स हैं और नेचर के जो रूल्स हैं उनको फॉलो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, फिर लिवर जो अपना काम शुरू कर देता है सुबह अर्ली, जैसे ही सन निकलता है, सूरज निकलता है, उस वक्त वो अपना काम शुरू कर दे। लेकिन उठ कब रहे हैं हम? उठने की प्रक्रिया क्या है? हमारे शास्त्रों में कहा कि ब्रह्म मुहूर्त उठे। ब्रह्म मुहूर्त वो ऐसे ही सिद्धांत नहीं बना दिए उन्होंने बहुत बड़े एक्सपेरिमेंटेशंस किए होंगे, तब कहा होगा कि भाई 4 बजे और 5 बजे के बीच जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं उसमें आप उठिए, क्योंकि उसके बाद अपनी दैनिक प्रक्रियाएं आप पूरी करके फिर अपने काम पे लग सकते हैं। मात्रा कितनी खानी है, खाने की कितनी मात्रा होनी चाहिए उसका हमें पता ही नहीं है कि कितना खाना है। वी ईट अप टू आवर सेटिस्फेक्शन। जब तक हम संतुष्ट ना हो जाएं और जब तक पूरा यहाँ तक ना भर जाए, हम कई बार खाते हैं। उसके बाद फिर रिपीटेडली खाना है कि नहीं खाना है। ये बहुत सारे ऐसी प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें चेंज करने की ज़रूरत है और इसमें एक क्रांति लाने की आवश्यकता है। तो ये एक जो प्रयास हो रहे हैं इस तरह के, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इसी तरह हमारे जो सीजनल रेजीम्स हैं, ऋतु के हिसाब से हमें अपने चेंजेस लानी पड़ेंगी खाने में। आज क्या है, आज देखिए कि कोई भी सब्जी जो है किसी भी सीज़न में उपलब्ध होती है। आज से 15 साल पहले चले जाएँ या 20 साल पहले चले जाएँ तो सिर्फ जो सीज़न में होने वाली चीज़ मिलती थी। आज जो नॉन सीजनल चीज़ें हैं वो भी मिल रही हैं। प्रकृति ने एक बनाया है कि इस सीज़न में ये होना और ये खाना है, हमने उसको डाइवर्ट कर दिया, कोल्ड स्टोरेज बना दिए, कई कुछ कर लिया, एक चेन बना ली, और जो नॉन सीजनल चीज़ें हैं वो भी हम खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका बैड इम्पैक्ट तो आना ही आना है। और वो क्या आ रहा है? वही आ रहा है जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो इतने आपने गिना है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ये हार्ट प्रॉब्लम है, कैंसर्स हैं, ये सारी चीज़ें, ओबेसिटी है, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं कारणों से हम आ रही हैं। तो इनको करेक्ट करने की ज़रूरत है और उसके लिए आयुर्वेद के सिद्धांतों को निश्चित रूप से पालन करना पड़ेगा और योग के सिद्धांतों पे आना पड़ेगा, तभी ये जो हमारे सबके प्रयास हैं सार्थक होंगे। अतुल जी, चलते चलते एक सरल सी जो प्रक्रिया है, बैठे बैठे व्यक्ति, चाहे वो विद्यार्थी हो, फीमेल हो, घर में हो, ऑफिस में हो, गाड़ी में बैठी हो, या मेल ऑफिस में हो, कोई भी स्थिति में हो, बैठे बैठे क्या सूक्ष्म व्यायाम या प्राणायाम कर सकता है? सबसे बढ़िया जो अनुभव सिद्ध, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, दुनिया में भी रशियन साइंटिस्ट ने पता किया है कि चैंटिंग से ब्रीदिंग स्लो हो जाती है, मतलब रिलैक्स हो जाते हो आप। और जप योग और मंत्र योग, ये अलग अलग विधाएं योग की कई विधाएं, ध्यान योग, मंत्र योग, जप योग। अगर आदमी चैंटिंग करे, स्पेशली ओम की चैंटिंग, तो अंदर भव्य सारी चीज़ें जो भी आप बाहर देख रहे हैं ये अंदर आई हैं, सूक्ष्म में पहले आई हैं, फिर स्थूल में आती है। ये क्या मैनिफेस्टेशन होता है। तो जब योग करें वो उससे बढ़िया कोई चीज़ है नहीं। और अगर आप ओम का जाप जोर से करें, 5 मिनट बैठ के करें, सुने, खुद बोलें खुद सुने, नाद योग इष्ट में हो गया, खुद बोलें खुद सुने, फिर चुप हो जाएं, वो आपके अंदर गूंजती रहेगी, उसको सुने, फिर देखिए कोई स्ट्रेस, कोई तनाव, कोई नर्वसनेस, दुर्भाग्य भी दूर भाग जाता है। क्योंकि भगवान के नाम में वो ताकत है जो बड़े से बड़े दुख को दूर कर देता है। क्या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज की जो यात्रा रही इसमें समय निश्चित तौर पर कम पड़ रहा है और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में आप दोनों से जल्दी फिर मुलाकात होगी और विस्तार से एक एक सेगमेंट वाइज हम बात करेंगे एक एक पॉइंट पर, क्योंकि योग और आयुर्वेद तो इतना वृहद है, हजारों वर्षों की बात हम सिर्फ 1 घंटे में कर भी नहीं पाएंगे। सर ने बहुत अच्छी बात बताई। मैडम ने पूछा ओबेसिटी के अंदर आयुर्वेद का प्रयोग अद्भुत है। ओबेसिटी को मेडिकल साइंस एक ट्रीट करती है, जैसे सर अभी बताएंगे और अगर डिटेल में, कफ प्रकृति वाले अलग तरह से मोटे होते हैं, उन पे अलग तरह की चीज़ें काम करती है। पित्त प्रकृति वाले मोटे होंगे तो उनके लिए अलग चीज़ें काम करेंगी।
और वाद प्रकृति वाले तो वैसे मोटे होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी हो जाए तो उनके लिए भी जल्दी हमें अगला क्योंकि ओबेसिटी एक बड़ी समस्या है, हर घर में हो, चलिए उस पर बातचीत करेंगे। आप दोनों का धन्यवाद देते हैं और दर्शकों से लेते हैं विदा। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।